यह युग युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है, लेकिन ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है। अगर हम बात कर लें पिछले कुछ वर्षों की, तो चाहे वो यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो, चाहे फिर वह गजा में या फिलिस्तीन या इजराइल की बात कर लें, या मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में अगर हम बात करें तो ईरान के साथ क्या हुआ, ईरान और अमेरिका और इजराइल किस तरह से बमबारी हुई, ये आप सभी ने देखा। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें हूती विद्रोहियों की, तो यूएई और सऊदी अरेबिया ये भी आमने सामने रहे, और अभी हाल ही में जो है बमबारी हुई है। ठीक जो तमाम हूती विद्रोहियों के पास बम जाने वाला था, उसको लेकर के सऊदी अरेबिया ने बमबारी की है। इसके अलावा 2025 में टेररिज्म से कैसे भारत को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस चीज को ठीक किया। कैसे वॉर जैसी सिचुएशन थी, 5 दिन तक एक तरह से एक शॉर्ट टर्म का वॉर लड़ा। वहीं अब ऐसा यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि 90% बातचीत हो गई है, 90% मुद्दों पर जो है सहमत हो गए हैं यूक्रेन और रसिया, यानी 10% की बात है। एक तरह से लगभग हार स्वीकार कर ली है जेलेंस्की ने। अब रसिया जो है वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं है कि उसकी कोई गरज हो या कोई ऐसी बात हो जिसमें वो युद्ध को रोकना चाह रहे हो। तो कुल मिलाकर के अगर उनका ये मानना है कि भाई हम जो जमीन ले चुके हैं, जो डोनेस्क का एरिया है, जो लुहांस्क का एरिया है, वहां अगर हम जो है जितना हमारी बढ़त है हम उसको अपने पास रखेंगे, यानी डोनबास का एरिया वो पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। और जो एरिया उन्होंने पहले कब्जा कर लिया है, ले लिया है, अब उसे वो रिटर्न नहीं करने वाले हैं। तो ये बात तो लगभग साफ है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है कि यूक्रेन और रसिया का वॉर बंद हो गया है। लेकिन मिडिल ईस्ट में भी डिस्टर्बेंस है। इसके साथ ही साथ जो नया फ्रंट खुलने जा रहा है वो ताइवान और चीन के बीच है। हालांकि अमेरिका जो है वो ये बार बार कहता है कि हम जो है सुरक्षा करेंगे, लेकिन ये पूरी संभावना है कि सुरक्षा तो वो नेटो के नाम पर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के में शामिल होने के नाम पर वो जो है व्लादिमीर जेलेंस्की को भी उन्होंने भी वादा किया था कि भाई यूक्रेन को हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ साफ तौर पर ये कि आज यूक्रेन कई साल पीछे चला गया। यानी अगर यूक्रेन की हम बात कर ले तो वहां बर्बादी के अलावा कुछ और है नहीं। अब युद्ध रोकने के बाद भी जमीन गई, लोग गए, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया, आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई। अब उसको आप रिवाइव करने के लिए भी मेहनत करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ अब अमेरिका क्या ताइवान को बचा पाएगा? ताइवान में जिस तरह की सिचुएशन हो गई है ये वाकई में बहुत खतरनाक है। यानी 2026 में भी दुनिया में युद्ध की स्थितियां देखने को मिलेंगी, और ये युद्ध काफी खतरनाक भी हो सकता है, और इसकी लपटें अन्य देशों में भी हो सकती हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है। यानी कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि 2025 से ज्यादा खतरनाक हो सकता है 2026, क्योंकि यहां एक तरफ जहां युद्ध रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं उसके बराबर ही या उससे बड़े स्केल पर वार होने की सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर ये जो साल है वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और चूंकि आर्म्स की रेस है, तो ये बात तो सच है कि अगर युद्ध नहीं होंगे तो ये हथियार बिकेंगे कैसे। और ये सब आर्म्स रेस का खेल है, हथियारों की बिक्री का खेल है। और कई ऐसे बड़े देश हैं जो हथियारों की बिक्री के नाम पर ये युद्ध करते और कराते हैं। यानी अगर हम बात कर लें अमेरिका की, रसिया की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, चाइना की, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया में, ये युद्ध को भड़काते रहते हैं, समय समय पर अपने हथियार बेचते रहते हैं। और दुनिया भर में सबसे बड़ा जो हथियारों का निर्यातक देश है वो अमेरिका है। तो अगर युद्ध नहीं होगा
हर जगह शांति होगी तो हथियार बिकेगा कैसे, और हथियार नहीं बिकेगा तो इकोनॉमी चलेगी कैसे। तो कुल मिलाकर अब आपको देखने को मिल सकता है कि ताइवान और चीन में भी युद्ध हो जाए, क्योंकि चीन उसे अपना हिस्सा मानता है और उसे लेने की बात हमेशा करता रहता है। वहां युद्धाभ्यास वो पास में ही कर रहा है। अलर्ट पर है ताइवान के फोर्सेस, लेकिन कब तक और कितना, ये बड़ी बात होगी। नमस्कार।